गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, है ना? चलिए, कल का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और आज हम लोग 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड में कैसे कैसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज ही इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे और फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। मजा आएगा आपको, मजा आएगा तो लाइक एंड सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है आपके पास, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इनमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को आप क्या करिए, डिफाइन करिए। चलिए, ये तो आप लोग जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, फॉर्मूला आप सब लोग को पता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। मतलब बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना? टाइम से डिवाइड है तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ से, और चार्ज है तो फ्लो कर रहा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा ये आंसर था, तो सबको पता होगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर। मेटालिक वायर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एक्चुअली करता कैसे? ठीक है, सपोज करिएगा बच्चों, ये आपके पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक सेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। एक सेल मेरे पास है, एक सेल से मैं इसको क्या करता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल से मैं इस पूरे कंडक्टर को क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं। तो हम लोग को पता है बच्चों, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो जो करंट है बच्चों, करंट की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ना? करंट फ्लो क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ध्यान दीजिएगा, करंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है? वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो इसके अंदर मूव कर रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहां करंट सेटअप होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? पिछले क्वेश्चन का पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसी पार्टिकल है जिसकी वजह से करंट सेटअप होता है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, कौन सा होगा? आप लोग को आंसर सबको पता हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट सेटअप होता है या करंट फ्लो करता है। शायद आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे तो एक कहानी पढ़ा होगा, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हुआ करते हैं। कौन कौन से थे? होते तो 3 एलोट्रॉप्स हैं आपके पास, सबको पता होगा। एक था आपके पास ग्रेफाइट, डायमंड, और तीसरा था बकमिनिस्टर फुलेरेंस। तो जो कार्बन में जो ग्रेफाइट था, है ना, और जो डायमंड था, ये दोनों ही क्या थे? दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और डायमंड के अंदर नहीं। रीजन क्या था? ग्रेफाइट के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और डायमंड में जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड बना चुके होते, कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके होते। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, बॉन्ड बनाने के बावजूद एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेकंड बोल रहा है आपके पास डिफाइन 1 वोल्ट। ये तो और आसान है, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू होता है बच्चों W बाई Q। जब 1 जूल का वर्क डन हो रहा हो किसके द्वारा? 1 कूलम ऑफ चार्ज के द्वारा, तब आप इक्वल टू क्या होगा, तब इसको कहेंगे ये 1 वोल्ट। जब 1, देखो वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल, तो कितने जूल? 1 जूल, इसको लिख लो। चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलम। कितना कूलम? 1 कूलम। तो जब 1 जूल ऑफ वर्क हो रहा होगा किसी चार्ज को कहां से लाने में, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, 1 कूलम ऑफ चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो 1 जूल का वर्क डन हो रहा है वो कहलाएगा 1 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। देखो क्या बोल रहा है, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of
वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बोलेगा तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। दोनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर आपका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। चलो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बुला लेते हैं अपने पास और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पूरी क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां बुला लेते हैं इनको। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं और इनका सोल्यूशन कैसे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन से देखो, बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन से क्या बोलता है, देखो सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क, W की वैल्यू कितना दे रहा है बच्चों, 100 जूल, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज, Q की वैल्यू कितना बच्चों, 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अनदर। ठीक है, तो आपको VB माइनस VA पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है बच्चों W बाई Q। कल भी हमने बताया था W की वैल्यू हो गई 100 अपॉन में Q की वैल्यू हो गई 20, 0 से 0 एंड 2 से काट लिया 5 टाइम्स। तो VB माइनस VA की वैल्यू क्या हो गई बच्चों आपके पास, 5 वोल्ट, या आप इसको डेल्टा V भी लिख सकते हो। डेल्टा V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। डेल्टा V का मतलब होता है चेंज होना, माइनस होना। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा आपके पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना बच्चों। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई पक्का दे दूंगा। क्वेश्चन है, स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर हो गया V एंड I। V अपॉन I क्या होता है, ये होता है R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप जानते हैं बच्चों V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I को इसके नीचे भेजेंगे तो V अपॉन I इक्वल टू क्या होगा, R। तो आपका उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटी क्या था, मैंने कल फिर से बताया था, याद होगा आपको, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिस चीज को भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब कह रहा है उसकी SI यूनिट क्या होता है, उसको डिफाइन करिए। डिफाइन करना बड़ा आसान है, क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट फ्लो कर रहा हो और उसके अंदर करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, वो 1 ओम होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होती है। तो डिफाइन करना बस फॉर्मूले से ही आप बोल सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता डेफिनेशन तो आप ऐसे बोल सकते हैं, R इक्वल टू होता है V बाई I। ठीक है, डेफिनेशन आप ऐसे बोल दीजिएगा, V की वैल्यू आप 1 वोल्ट बोलिएगा, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर बोलिएगा, R की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, तो 1 वोल्ट पर यूनिट 1 एम्पियर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ओम। इस लाइन को हमेशा आप पर यूनिट बोल सकते हैं, पर यूनिट आपको नंबर मिलेगा, पूरे तरीके से मिलेगा। 1 वोल्ट पर यूनिट 1 एम्पियर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ओम। ठीक है, और या आप अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोल दीजिएगा। कैसे लिख रहा है देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब कहा जा सकता है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वो 1 ओम कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों बोर्ड में, तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है वोल्ट मीटर और एमीटर के दो डिफरेंस आपको क्या क्या बताना है। पहले तो हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। ठीक है, और जो एमीटर होता है वो करंट मेजर करने का काम आता है। ठीक है, दूसरा जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। कैसे, भी मैं आपको सर्किट दिखाता हूं। और करंट जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल में क्यों लगाया जाता है वोल्टमीटर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। पैरेलल में लगाने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम पैरेलल में लगाते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है।
और एमिटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, अगर इसको आप पैरेलल में लगाओगे तो ये और कम हो जाएगा और एमिटर के अंदर जो सर्किट होती है, जो कॉइल होता है वो जल जाता है। इसी वजह से इसको किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और ये सीरीज में लगाया जाता है। कैसे, ये भी देख लेते हैं कैसे लगा होता है, कनेक्शन कैसा है इसका। देखो बच्चों, यहां पे आपके पास दिख रहा है ये जो वोल्ट मीटर है इसे रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया गया है और ये जो एमीटर है सीरीज में लगाया गया है। जो सेल होता है ना, देखो ये रेजिस्टेंस के सीरीज में एमीटर लगाया गया है और पैरेलल में आपके पास वोल्ट मीटर लगाया गया है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक आपके पास डायग्राम होता है कैसे आपको कनेक्शन करना होता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये हो गया आपके पास सर्किट डायग्राम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी प्रकार है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। हाउ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो बोर्ड पे दोबारा आया हुआ है। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है और एमीटर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इस वजह से इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्यों इसको पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, तो आप आंसर दे दोगे कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इस वजह से इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और एमीटर जो होता है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इस वजह से इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, देखो स्टेट द फैक्टर ऑन विच एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स है बच्चों, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट कर दे रहा है। एट अ गिवन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट भी बताना है। पहले बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। जैसा जैसा लेंथ हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। कैसे सर, इसका मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूं, मैं एनिमेशन कर रहा हूं, इसको देखिएगा आप लोग कैसे एनिमेशन से ये हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाएगा ये भी आसानी से। देखो बच्चों, इस एनिमेशन से हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। देखो पहले हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ कम करते हैं, देखो आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये देखो, ये जो आर का जो साइज है वो भी चेक करो आप लोग। यहाँ पे मैं सबको एकदम जीरो पे पहले कर लेता हूँ, जीरो पे से, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं देखो ये एल की वैल्यू बढ़ाऊंगा, देखो आर की साइज बढ़ते जा रही है, रेजिस्टेंस की साइज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, बट नीचे देखिए बच्चों आप, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैं देखता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से क्या हो। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहा हूं तो ये दो नीचे नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे भी आप यहां भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, वो बताने का आपको तरीका। जैसे देखो लेंथ मैंने ले लिया, इतना बड़ा सा वायर ले लिया, इसका लेंथ बढ़ाते चला गया, देखो रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया, लेंथ जैसे जैसे वायर का बढ़ा रहा हूं बढ़ता चला गया, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो घटाता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा करते चला जाऊं, देखो रेजिस्टेंस घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि किस किस फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, सारा एनिमेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं कि आपको देख के समझ में आ जाए, रटने की जरूरत ना पड़े बच्चों, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो बस हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। देखिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, क्या बोलता है, रेजिस्टेंस की कहानी है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे, ऐसे लिखिएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को जैसे ही कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलेगा बच्चों आपके पास L/A। जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लेंगे, एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है।
या इसको एक और नाम से जाना जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कांस्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, आप बता दीजिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो आप इसको यही रहने दीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको ऐसे हो जाएगा आर ए अपॉन में एल इक्वल टू रो। तो रो की आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ का होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, ओम मीटर। आपके पास फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ गई। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, जल्दी बताओ बच्चों, आप सब लोग को पता चल गया। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। क्लियर हो गया, तो समझ में आया बच्चों। इसी रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है क्या, चलो बच्चों, एक वायर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, उसको मेल्ट करके उसकी लेंथ को दुगना कर दिया गया। ठीक है, नया जो लेंथ है एल डैश, वो पुराने वाले लेंथ का दुगना कर दिया गया। तो बताइए नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। किसी वायर के लेंथ को दुगना कर दिया जाए पिघला करके, या 3 गुना कर दिया जाए, या 4 गुना कर दिया जाए, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ, एक चंदन्स लॉ याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर टाइम्स द पुराना रेजिस्टेंस। ये क्या फॉर्मूला सर कह रहा है, बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा। क्या है, देखो बच्चों, अगर वायर का लेंथ आर नॉट क्या है, आर नॉट है ओल्ड रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस। आर एन क्या है, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, और एन क्या है, कितने टाइम्स वायर की लेंथ को बढ़ाया गया, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहां पर वायर को की लेंथ को दुगना कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो सपोज करो अगर पुराना रेजिस्टेंस आपके पास आर नॉट था, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दुगना कर दिया गया, तो एन की जगह 2 रख दो, 2 स्क्वायर। तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, पुराने वाले रेजिस्टेंस से 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता जो नया आपके पास वायर है उसकी लेंथ को पिघला करके 3 गुना कर दिया गया होता, तो बताओ बच्चों नया रेजिस्टेंस कितना होता। अब आप लोग भी बता सकते हो, आप सिंपल बोलते जो नया रेजिस्टेंस होता सर वो 3 टाइम्स है, तो एन की जगह क्या रखते हैं हम लोग, 3 का होल स्क्वायर इंटू पुराना रेजिस्टेंस, मतलब जो नया रेजिस्टेंस होता वो 9 टाइम्स ऑफ पुराना रेजिस्टेंस हो जाता। ठीक है, अगर आप बोलते कि वायर का लेंथ हम 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, तो नया लेंथ आपके पास 4 टाइम्स ऑफ पुराना लेंथ, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट, तो नया रेजिस्टेंस हो जाता 16 टाइम्स ऑफ आर नॉट, 16 गुना बढ़ जाता। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का लगभग कंफर्म होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने यहां से लेंथ बढ़ा दिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है ना, इसकी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इस रेजिस्टिविटी पे फर्क कब पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना बच्चों, तब रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेंथ बढ़ाने या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से या घटाने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ता है, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है ना। ध्यान सुनिएगा, अगर आप लेंथ बढ़ाते या लेंथ घटाते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, साथ में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। जो भी गिवन है आप लिख लीजिएगा। लेंथ की वैल्यू बच्चों आपके पास है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास कितना गिवन है 1.55 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बच्चों यूनिट जरूर चेक करिएगा किसमें दिया है, सबके सब यूनिट आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना, मीटर में कन्वर्ट करिएगा, सेंटीमीटर होगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा जरूर से। और साथ में बोल रहा है
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर इफ द रेजिस्टिविटी, इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी दे रहा है कितना बच्चों आपके पास 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अभी इसकी यूनिट हमने बताया था ओम मीटर। तो बोला रेजिस्टेंस निकालिए, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला यूज करिएगा बच्चों, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो देखो आपको कैसे कैसे मार्किंग मिले, नंबर ध्यान दो, आप जैसे ही फॉर्मूला लिखा आधा नंबर आपको फॉर्मूले पे ही मिल गया। देख रहे हैं आपको मार्किंग, देखिए मार्किंग आपको बहुत आसानी से, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो इस वजह से ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखिए, मार्किंग उस पर जरूर होती है। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो कितना आपके पास रख दो, रेजिस्टिविटी देखो रो की जगह कितना है 2.8 इंटू 10 की पावर -8, 2.8 इंटू 10 की पावर -8 इंटू एल कितना था 2 ठीक है, अपॉन में क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55, आधा नंबर इस पे भी मिल गया। देखें सिर्फ आपने पहले फॉर्मूला लिखा, हाफ मार्क्स मिल गया, आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया, हाफ मार्क्स फिर से मिल गया। फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको, 1 मार्क्स से आप पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, टोटल 2 मार्क्स आपके पास मिल गया, मतलब हाफ मार्क्स फॉर्मूले पे मिला, हाफ मार्क्स पुट करने पे मिला, और हाफ मार्क्स आपने आंसर सॉल्व करके निकाल दिया उस पे मिल गया। टोटल आपके पास 2 मार्क्स आसानी से मिल गए। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब हाँ, इस क्वेश्चन को देखने से पहले बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को मैं ले चलता हूं अपने, चलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके यहां आता हूं टीपीजी में और यहां समझने का बात करता हूं। ठीक है, यहां ब्लैक स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, सीखने में मजा आता है। चलो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ये कैसे काम कर रहा है मैं ये भी आपको एक इसका भी एनिमेशन आपको दिखाता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, 3 रजिस्टर है 1 2 एंड 3, 3 रेजिस्टेंस है। पहला है 3 ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा है 4 ओम का रेजिस्टेंस और तीसरा है 5 ओम का रेजिस्टेंस और एक और है 12 ओम का रेजिस्टेंस। चलो हम इसको यहां लिख लेते हैं, 12 ओम का रेजिस्टेंस, आगे भी लिख सकते थे कोई टेंशन नहीं है। और एक कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम होना चाहिए। देखो बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ W लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ये 12 ओम होगा। ठीक है, बोल रहा है बच्चों ये 12 ओम वाले रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा था ये आप बताइए। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर सीरीज में है तो आप सब लोग को पता है कि सीरीज में सब में करंट सेम जाता है बच्चों, इसमें भी करंट आई जाएगा आई जाएगा आई जाएगा आई जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सीखिए, इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये आपके पास गिवन फिगर था। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी थी। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर एस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 + 4 + 5 + 12, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। 5 और 12 17 और 3 20 + 4 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। मतलब अगला फिगर कुछ आपके पास इस प्रकार से दिखने लगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो आपके पास हुआ स्टेप नंबर 1 का, वो फिगर इस तरीके से दिखाई देना, ये हो गया 24 ओम और ये हो गया 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस पता हो गया, वोल्टेज पता है, करंट निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ, V = I × R। ठीक है, V = I × R से हम लोग निकाल लेते हैं, V = IR। अब यहां से I की वैल्यू निकालो बच्चों, I = क्या होगा, I = होगा V/R। वोल्टेज कितना सब में फ्लो कर रहा है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना था 24, काट लिया 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर करंट इस वाले में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है 0.5 एम्पियर। अब इसी फिगर को हम थोड़ा पीछे बढ़ते हैं, जब पीछे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो 24 ओम का रेजिस्टेंस है यही टूट गया किसमें, सब के सब सीरीज में टूट गया है ना। वापस अगर फिगर
पीछे आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये 24 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में टूट गया। जब सीरीज में टूट गया इसका मतलब सीरीज में क्या सेम होता है, सब में करंट सेम जाता है, मतलब इसमें भी करंट जाएगा 0.5, इसमें भी करंट जाएगा 0.5, इसमें भी करंट जाएगा 0.5 और इसमें भी करंट जाएगा 0.5। सब में एम्पियर जरूर लगाएगा क्योंकि यूनिट लिखना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई बच्चों, यस नो? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब इसका हमने बोला था कि आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखा दें, बड़ा अच्छा लगेगा सर, सीरीज में करंट कैसे सेम होता है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है, वो उसको भी दिखाता हूं। आप एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं इसको भी। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास ये दो बल्ब है, दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में है इसका मतलब दोनों में वोल्टेज क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। जा रहा है क्या, दोनों में 100 वोल्ट जा रहा है और दोनों की ग्लोनेस भी क्या है, सेम है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले में देखूं, मैं ऊपर वाले में सीरीज में कुछ और बल्ब जोड़ता हूं, ठीक है। सीरीज में जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, सब में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम होने लगेगा बल्ब की। थोड़ा देखिएगा, एक बल्ब मैंने जोड़ा, देखिए 50-50 वोल्ट दोनों में जाने लगे, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया। एक बल्ब थोड़ा और जोड़ देता हूं, देखो ब्राइटनेस और कम हो गया, वोल्टेज डिवाइड हो गया। वही टोटल 100 वोल्ट तीन पार्ट्स में लगभग डिवाइड हो गया। ये 33.33 होता है वोल्ट, तो लगभग 33 लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक बल्ब और बढ़ाते हैं, देखो 25 डिवाइड हो गया। ग्लोनेस क्या हो रही है बल्ब की, कम होने लगी। इसका मतलब जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट सब में सेम जाता है और वोल्टेज की वजह से इसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा आपको दिखाई देती है। ऐसे हम चाहे तो नीचे वाले बल्ब में भी कर सकते हैं। देखो दो बल्ब लगाया, ग्लोनेस थोड़ा सा कम हुआ, एक बल्ब और लगा लेते हैं, ग्लोनेस थोड़ा सा और कम हुई, एक बल्ब और लगा लेते हैं, ग्लोनेस थोड़ा और कम हो गई, एक बल्ब और लगा लेते हैं, ग्लोनेस थोड़ा और कम हो गई, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो गया, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई, लेकिन करंट सब में क्या होगा, करंट सब में सेम जा रहा है बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग देखा जाए, जैसे इनको हम बात करें, देखो ये दोनों, अगर अब पहला वाला बल्ब और दूसरा वाला बल्ब दोनों पैरेलल में है, अब दोनों पैरेलल में है, घर में स्विच बोर्ड जो होता है वो पैरेलल में होता है। पैरेलल में तो इनकी ब्राइटनेस क्या होती है, दोनों में सेम होती है। घर में पैरेलल में लगाते हैं ना दोनों फैन, दोनों बल्ब, सबकी ब्राइटनेस क्या होती है, सेम होती है। तो ये सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। पीडीएफ वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी आपको ई बुक चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड जय भारत। स्टे होम बच्चों।